हेलो दोस्तों, मैं हूँ मिस साया और आपका स्वागत है मिस साया की हॉरर दुनिया में, जहाँ आपको मिलेगी डर और रहस्य की दुनिया। यहाँ पर आपको मिलेंगे भूतिया कहानियाँ, अजीबोगरीब घटनाएं और डरावने अनुभव जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। मिस साया आपको ले चलेंगी डर और सस्पेंस से भरी यात्रा पर, जहाँ हर मोड़ पर कुछ न कुछ भूतिया होगा। एक्चुअली मैं खुद भी हॉरर स्टोरीज की बहुत बड़ी फैन हूँ। बचपन से ही मैं हॉरर स्टोरीज सुनते आ रही हूँ, तो सोचा जो मैंने सुना और अनुभव करा है, यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। अगर आपको भी रहस्यमयी और डरावनी कहानियों का शौक है, तो ये चैनल आपके लिए है। सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं, ताकि आपको मिलती रहे डर की ताजगी। सावधान रहें, दिल थाम कर रहें और मिस साया के साथ भूतिया दुनिया में कदम रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तुम्बा घाटी का भूतिया सच, लीला हवेली का रहस्य। मैं दीपेंद्र पुरोहित, एक नामी लेखक और पत्रकार, जिसने हमेशा तर्क और विज्ञान को ही सच माना। मेरी किताबें सच्ची घटनाओं के लेबल के साथ बिकीं, पर सच्चाई यह थी, मैं कभी भी भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था। लेकिन जब मेरा करियर मुश्किल में आया, तो मैंने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जो अब तक सिर्फ मेरे उपन्यासों में हुआ करता था। मैं पहुंचा भारत के सबसे डरावने स्थानों में से एक, तुम्बा घाटी। वहां खड़ी थी एक पुरानी वीरान हवेली, लीला। लोग कहते थे कि वहां आत्माएं भटकती हैं, हवाएं फुसफुसाती हैं और रातें कभी शांत नहीं होती। जब मैंने उस तुम्बा घाटी में कदम रखा, वहां जो कुछ भी हुआ, उसने मेरी सोच, मेरा विश्वास और मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। आइए मैं आपको अपनी आप बीती अपनी ही जुबानी सुनता हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मैं पेशे से एक लेखक और पत्रकार हूँ। अपने करियर के शुरुआती 10 वर्षों में मैंने पत्रकारिता पर अधिक ध्यान दिया था, फिर पूर्ण रूप से लेखक बनने का फैसला कर लिया। 5 वर्ष पहले ही मेरी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई थी, जो उम्मीद से कई गुना अधिक बिकी। इसके बाद मैंने लगातार 4 और पुस्तकें प्रकाशित की, जो भी काफी सफल रहीं। तब तक मैं बेस्टसेलर लेखक बन चुका था। मैं सच्ची पालौकिक घटनाओं से प्रेरित उपन्यास लिखता था, और क्योंकि उपन्यास के कवर पर सच्ची घटना लिखा होता था, इसलिए लोग इसे खरीद लेते थे। लेकिन निजी तौर पर मैं इन सब बातों को नहीं मानता था। मुझे यह सब केवल लोगों के दिमाग का खेल लगता था। अपनी प्रसिद्धि के दौरान मुझे कई अलग अलग टीवी शो में बुलाया गया, जिनमें से कुछ में मुझे पारलौकिक घटनाओं पर कहानियां लिखनी होती थी, तो कुछ में इस विषय पर चर्चा करनी पड़ती। जब भी सवाल आता कि क्या मैं इन सब पर यकीन करता हूँ, तो मजबूरी में जवाब देना पड़ता, हाँ, क्या करें, करना पड़ता है। लेखन एक ऐसा पेशा है जहां आपको दिखावा और व्यापार करना आना चाहिए, नहीं तो आपको कौन पढ़ेगा। आपको पाठकों को आकर्षित करना आना चाहिए। इसी सिद्धांत पर मैंने अपनी सभी 5 पुस्तकें लिखीं। लगातार 4 हिट पुस्तकें देने के बाद मुझे यकीन हो गया था कि मैं इससे भी बेहतर कर सकता हूँ और अधिक कमा सकता हूँ। मेरे प्रकाशक मेरी पुस्तकों से होने वाली कमाई का 45% ले लेते थे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। शुरुआत में मुझे केवल 30% रॉयल्टी मिलती थी, लेकिन पहली 2 पुस्तकों की उम्मीद से अधिक बिक्री के बाद मैंने जोर दिया, और फिर कहीं जाकर मुझे 65% मिलने लगा। अपनी 5वीं पुस्तक के प्रकाशन के लिए मैंने अपनी आधी संपत्ति लगा दी और करीब 12 लाख प्रतियां छपवाईं। साथ ही पहले से 15% दाम भी बढ़ा दिए। लेकिन जो उम्मीद थी वैसा नहीं हुआ और मुझे घाटा हुआ। मुझे पूरा यकीन है कि यह सब मेरे पूर्व प्रकाशकों की साजिश थी,
जो मुझसे नाखुश थे। उन्होंने ही मेरी कामयाबी में बाधा डालने के लिए कुछ न कुछ किया होगा। पर मैंने हार नहीं मानी और मेरे दिमाग में एक शानदार युक्ति सूझी। मैंने फैसला किया कि अब मैं जाऊंगा भारत के सबसे भुतहा स्थानों में से एक, मध्य प्रदेश की तुम्बा घाटी में। मेरा एक खास मित्र है, विजय सिंह, जो तुम्बा रियासत के शाही घराने का वंशज था। कुछ दिन पहले ही मेरी उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने बताया कि तुम्बा में उनकी कुछ जमीनें और इमारतें हैं। उनमें से एक इमारत ऐसी है जिसे उनके पुरखों ने वन विभाग को किराए पर दी थी। यह इमारत घाटी में जंगल के मुख्य द्वार के समीप स्थित थी। तुम्बा के महाराज शिकार पर जाते समय इसी इमारत में ठहरते थे। बाद में इसे वन विभाग को सौंप दिया गया ताकि वहां से जंगल पर निगरानी रखी जा सके। लेकिन कुछ वर्षों बाद वन विभाग के लोगों ने इस इमारत को छोड़ दिया। तुम्बा घाटी को लेकर यह मान्यता है कि वहां भूत प्रेतों का वास है और यही कारण था कि वन विभाग के लोगों ने भय के चलते इमारत को त्याग दिया। अब वह इमारत यूं ही वीरान पड़ी है। इसी पर मुझे एक विचार आया, क्यों न मैं इस इमारत में कुछ दिन रहूं और अपने पालौकिक अनुभवों पर एक पुस्तक लिखूं। अब तक मैंने जो पुस्तकें लिखी थी वे अन्य लोगों के अनुभवों पर आधारित थी। लेकिन यदि मैं कहूं कि यह घटना मेरे साथ हुई है और सच्ची है, तो मेरी पुस्तक सुपरहिट होना तय था। भले ही मैं इन सब पर यकीन नहीं करता, पर झूठ लिखने में बुराई क्या है। दुनिया में करोड़ों लोग पारलौकिक शक्तियों जैसी मिथ्या बातों पर विश्वास करते हैं और कई लोग इसी अंधविश्वास के सहारे करोड़ों कमा रहे हैं। मैंने विजय से बात की और उसे प्रस्ताव दिया कि वह मुझे कुछ महीनों के लिए उस इमारत में रहने दे। मैं अपने अनुभव पर एक पुस्तक लिखूंगा जो 100% सुपरहिट होगी और इसके बाद विजय सिंह की यह इमारत प्रसिद्ध हो जाएगी। दुनिया में कई लोग भूतिया इमारतों से अच्छा पैसा कमा रहे हैं। विजय को केवल इस इमारत की थोड़ी मरम्मत करानी होगी और इसे लोगों के लिए खोल देना होगा। फिर पूरे देश से लोग इस भूतिया इमारत को देखने आएंगे और इससे विजय की अच्छी कमाई भी हो जाएगी। विजय को मेरा आइडिया पसंद आया क्योंकि इसमें हम दोनों का बराबर फायदा था। इस तरह मैं आ गया तुम्बा और इस इमारत में रहने लगा, जिसका नाम था लीला। लीला एक 3 मंजिला हवेली थी जो बाहर से किसी महल की तरह लगती थी। इसमें 20 कमरे थे और एक तहखाना भी। अधिकतर कमरे बंद पड़े थे और मुझे सबसे निचली मंजिल वाला कमरा ही उपयोग करने लायक था। कमरा राजपूती और अंग्रेजी वास्तुकला में लगता है। मुझे यहाँ आए केवल 2 हफ्ते ही हुए हैं और अब तक मेरे साथ कुछ भी भूतिया गतिविधि नहीं हुई। मैंने कमल राम से पूछा, जो लीला का रखवाला है, तो उसने मुझे लीला के बारे में कुछ भूतिया किस्से सुनाए जो उसके साथ हुए थे। उसने बताया कि उसे लीला में से हंसने की आवाजें आती है और जंगल के भीतर से रोने, चीखने और चिल्लाने की आवाजें भी आती है। साथ कहते हैं कि रात में जो भी इस जंगल में प्रवेश करता है वह भटक जाता है और भूत उसे मार डालते हैं। पर कहते हैं कि इस जंगल में एक नेक आत्मा है जो एक बुजुर्ग के रूप में आती है और भटके मुसाफिरों को सही मार्ग दिखाकर उनकी जान बचाती है। साथ ही गांव वाले यहाँ के आसपास भी नहीं आते हैं। कहते हैं कि उनकी जो गाय या बकरी यहाँ की घास भी खा ले तो अगले दिन उनकी लाश यही मिलती है। वह अपने बाड़े से निकालकर यहाँ कैसे आती है कोई नहीं जानता। कमाल राम ने कहा कि यदि लीला में हो रही गतिविधियों पर ध्यान न दे तो कोई खतरा नहीं, इसलिए वह इतने सालों से महफूज है। पर कई बार बुरी आत्माएं उसे भ्रम में डाल देती है और जंगल की ओर जाने को मजबूर करती है, पर वह कैसे तैसे इस भ्रम से निकल आता है। कहता है कि यह उसके पुरखों की कृपा का असर है।
स्थानीय लोग भी मानते हैं कि लीला तो केवल झलकी है, असली खतरा तो वह जंगल है, जिनमें न जाने कैसी सम्मोहन की शक्ति है जो हर वर्ष कई लोगों को आकर्षित कर मार देती है। मुझे तो इन सब पर यकीन नहीं था। हाँ, मैं मानता हूँ कि लोग रास्ता भटक कर मर जाते होंगे और शायद इस जंगल में कोई नशीली फफूंद है जिसे सूंघ कर लोगों को भ्रम होने लगता होगा। 2 हफ्ते और बीत गए और अधिक कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। हाँ, रात में किसी के चलने की आवाजें आती है, पर उसका भी एक वैज्ञानिक कारण है। जब कुछ हो ही नहीं रहा ही तो मैं अपनी पुस्तक में लिखूंगा क्या? मैं उम्मीद कर रहा था कि मेरा दिमाग भी मेरे साथ खेल खेलब और मुझे भ्रम में डाले, जिसे मैं लिखूंगा, पर कुछ नहीं। अब मुझसे और रहा नहीं गया और मैंने फैसला किया कि मैं रात को जंगल में जाऊंगा जरूर। जंगल जाकर मैं अपने अनुभव को तोड़ मरोड़ कर पेश करूंगा और उस अनुभव को और भूतिया बना दूंगा। मैंने जंगल का नक्शा, एक टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लिए और चल दिया। हमें शहर में यह पता नहीं चलता, पर चांद की रोशनी ही रात के अंधेरे के लिए पर्याप्त होती है, हम मनुष्य के लिए। पूर्णिमा की रात थी और जंगल के शुरुआती हिस्सा इतना घना नहीं था, जिस कारण पर्याप्त रोशनी आ रही थी और मुझे टॉर्च की भी जरूरत नहीं पड़ी। पहले के 20 मिनट अधिक कुछ नहीं हुआ, पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, जंगल घना होता गया और ठंड बढ़ने लगी। फिर एक वक्त ऐसा आया जब मुझे अपना जैकेट और टॉर्च निकालना ही पड़ा। साथ मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मुझे लगा कि अब मेरा दिमाग मेरे साथ खेल खेल रहा है। असल में अंधेरे में हर मनुष्य को ऐसा प्रतीत होता ही है कि कोई उन्हें देख रहा है, पर ऐसा होता नहीं। यह असल में क्रमिक विकास के कारण हम मानवों को मिला एक तोहफा है, क्योंकि हमारे पुरखे जंगल में रहा करते थे और अंधेरे में देख नहीं पाते थे, इसलिए उन्होंने सतर्क रहने के लिए यह खूबी विकसित कर ली। इस कदर हमारे पुरखे अंधेरे चौकन्ने रहने लगे और संभावित शिकारियों से बचे रहे। पर अब जो होने लगा था मेरे साथ, वह कुछ अजीब था। मुझे अजीब सा भय लगने लगा था। कड़ाके की ठंड लग रही थी, पर फिर भी पसीना आ रहा था। मुझे लगा कि यह शायद उस जहरी फफूंद का असर है, जिसके बीज वायु में फैले हुए हैं। इसलिए मैंने मास्क पहन लिया ताकि मुझ पर फफूंद का असर न हो, पर शायद देर हो गई थी। अब मुझे कदमों की आवाजें भी सुनाई देने लगी थी। मैंने सोचा कि अब यहाँ से निकालना ही सही होगा। फफूंद का काफी असर हो गया है। मैंने नक्शा देखा तो जंगल का निकास द्वार करीब आधा घंटा दूर ही था, तो मैं चलता गया। मैंने असल में जंगल का सबसे छोटा मार्ग चुना था, क्योंकि यह पहली बार था और मुझे इसका अनुभव लेना था। अगली बार तो मेरा विचार जंगल में ही रात बिताने का था। मैं आगे बढ़ा और मुझे अपने बाईं ओर से कुछ आवाज आई, तो मैंने वहां टॉर्च मारा तो एक 7 से 8 वर्ष का लड़का दिखा। मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि इतना छोटा बच्चा इतनी रात को अकेला क्या कर रहा है। मैंने सुना था कि आजकल कई लुटेरे रात को सुनसान मार्गों पर ऐसे ही बच्चे रख देते हैं और जब कोई मुसाफिर उस बच्चे के करीब जाता है तो वह बच्चे मुसाफिर को कुछ नशीले सूंघा लेते हैं और फिर लुटेरे उस मुसाफिर को लूट लेते हैं। इसलिए मैं सतर्कता के साथ एक अच्छी दूरी से उससे बात करने की कोशिश करता रहा, पर वह बच्चा कुछ नहीं बोला। इसलिए मैं आगे बढ़ गया, पर तभी उसके मुंह से आवाजें निकली, हूँ 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 हूँ। और तभी मेरी नजर उस पर गई। उस बच्चे की आंखें पूरी तरह लाल थी, न कि केवल पुतलियां, बल्कि पूरी आंखें। और तभी वह बच्चा मेरी तरफ लपका और मैं भी तेजी से आगे दौड़ा। वह बच्चा क्या था? यह विचार मेरे मन में नहीं आया। मुझे तो बस उस जिस से खतरा महसूस हुआ और मुझे बस अपनी जान बचानी थी।
मैंने नक्शे में देखा तो पाया कि मैं निकास के करीब हूँ। मैं दौड़ता रहा और मिम्फ पीछे मुड़कर नहीं देखा, पर मुझे उस चीज के दौड़ने की आवाज साफ साफ आ रही थी। पर काफी देर तक जब निकास नहीं दिखा तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, और मैंने पाया कि मैं उसी जगह पर केवल गोल गोल चक्कर काट रहा हूँ। अब मेरा भय काफी बढ़ गया था, साथ ही मुझमें और ताकत नहीं बची थी और भाग पाने की। मैंने उम्मीदें खो दी थी और मुझे लगा कि कुछ ही क्षणों में मैं थक कर गिर जाऊंगा और यह चीज न जाने मेरा क्या हश्र करेगा। बस तभी मेरे पैरों ने जवाब दे दिया और मैं गिर पड़ा। गिरते समय बस पहली और आखिरी बार मैंने ईश्वर को याद किया। तभी मुझे अपनी दाईं ओर से एक जोरदार आवाज आई, उठो, यदि तुम्हें बचना है तो मेरी तरफ भागो। मुझे उस दिशा में एक बुजुर्ग व्यक्ति, जो करीब 70 वर्ष के होंगे, वह खड़े दिखे। मुझे लगा कि शायद यह भी इस जंगल का कोई छलावा है, पर फिर भी मैंने उन बुजुर्ग व्यक्ति का कहा मानने की सोची। यदि यह भी छलावा ही है तो क्या फर्क पड़ता है, यहाँ भी मारना है और वहाँ भी। मैंने अपनी पूरी ताकत समेटी और दौड़ पड़ा उस बुजुर्ग की तरफ। और फिर मैंने पाया कि मैं जंगल से बाहर निकल चुका हूँ और सूरज भी निकलने ही वाला था। मैं हैरान था कि आखिर यह क्या हुआ। साथ ही मैंने उस बुजुर्ग को काफी ढूंढा, पर वह वहाँ कहीं भी नहीं थी। शायद वह वही प्रसिद्ध नेक रूह थे, जो भटके हुए मुसाफिरों को उस मायावी जंगल से निकालते हैं। अगले दिन ही मैं कमल राम के साथ गया और मैंने उस नेक रूह को समर्पित छोटे से मंदिर पर भेंट चढ़ाई, मेरी जान बचाने के लिए। उस रात की घटना के बाद मुझे एहसास हुआ कि कुछ है जो हर तर्क से परे है। वो जो कुछ भी था, उसने मेरी सोच, मेरा विश्वास और मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। कहानी खत्म हुई, पर सवाल अब भी बाकी है। क्या सच में तुम्बा घाटी की हवेली लीला में भूतों का साया था? क्या वो बच्चा, जिसकी लाल आंखें अब भी मेरे सपनों में झलकती हैं, असल में कोई भटकती आत्मा थी? या फिर ये सब सिर्फ मेरे दिमाग का खेल था, डर, भ्रम और अकेलेपन का एक भयानक रूप? मुझे जवाब कभी नहीं मिला। लेकिन एक बात तो साफ है, कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप भी कभी किसी रहस्यमय अनुभव का शिकार हुए हैं? और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार मैं लेकर आऊंगी एक और सिहरन भरी दास्तान, शायद उससे भी डरावनी। क्या आप तैयार हैं? जय महाकाल।